तो गाइस चलिए बात करते हैं गोवा के बारे में। गोवा में हाल ही में एक प्रोटेस्ट होता है। रिसेंटली 3000 प्रोटेस्टर्स आते हैं, रात में प्रोटेस्ट करते हैं रेलवे लाइन के किनारे, जिसे दबाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो एक्शन भी लेती है और मोस्टली प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये रात ही रात में ऐसा प्रोटेस्ट होता क्यों है? इन प्रोटेस्टर का कहना है कि 35,000 से 80,000 तक पेड़ काटे जा सकते हैं, और उन प्रोटेस्टर का ये भी कहना है कि इसके पीछे का जो रीजन है वो है गोवा में होने वाले 3 प्रोजेक्ट। डेवलपमेंट या डिफॉरेस्टेशन आखिर है क्या? देखिए, जंगल के बीच में से अगर आप एक सड़क निकाल देते हो, सिर्फ और सिर्फ जंगल के बीचों बीच आदिवासी की एक कम्युनिटी रह रही है, उनको शहर से कनेक्टिविटी देने के लिए, तो इसको बहुत से लोग हो सकते हैं डेवलपमेंट बोले, लेकिन एक्चुअली में ये डिफॉरेस्टेशन होता है। क्योंकि जब आप एक छोटी सी सड़क भी जंगल के बीचों बीच से निकालते तो ऐसी कई सारी स्पीशीज होती है, ऐसी कई सारे डाइवर्स क्रिएचर्स होते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच रहते हैं, जिन्हें हम एंडेमिक या रेयर स्पीशीज कहते हैं, जो कि कोर और बफर जोन में रहते हैं जंगल के। एक छोटी सी सड़क भी उस जंगल को 2 भाग में डिवाइड कर देते, फिर उन 2 भागों के भी वो सेंटर में घुसने लगते हैं, जिसकी वजह से जंगल उनके लिए छोटा होने लगता है। वो 3 प्रोजेक्ट है क्या? जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो ये है कि कर्नाटका और गोवा से जाने वाली कर्नाटका तो रेलवे लाइन को डबल किया जा रहा है। दूसरा, एक हाईवे को और चौड़ा किया जा रहा है, और तीसरा, एक पावर ट्रांसमिशन लाइन। सबसे बड़ी बात है प्रोटेस्ट की वो ये कि ये सारी चीजें नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में से निकलेगी, मौलम नेशनल पार्क और महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अकॉर्डिंग टू रिसर्च और कई प्रोटेस्टर्स का ये दावा, ये सब सिर्फ और सिर्फ कोल के लिए किया जा रहा है। अब इंसान इतना लालची जानवर है कि वो पैसों के लालच में कुछ भी कर सकता है, और वैसे भी यहाँ तो बात 25 मिलियन टन कोल की है। हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने कोल माइंस की कोई पिक्चर देखो तो कोल माइंस के आसपास इतनी डस्ट उड़ती है, कोल की डस्ट इतनी उड़ती है कि वो पॉल्यूशन इतना कर देती है जिसके सामने दिल्ली का पॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। तो अब आप ये सोचिए कि गोवा की इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे कितना फर्क पड़ेगा। गोवा ही छोड़ो, जितनी भी गवर्नमेंट्स होती है वो सब पपेट होती है। पपेट नहीं कहूँगा मैं, वो सारी गवर्नमेंट्स होती है म्यूचुअलिज्म इन प्राइवेट कंपनीज के साथ, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज होती है उन्हें चाहिए होती है ज़मीन, उन्हें चाहिए होते परमिशन, और वो चाहते हैं कि उनकी कंपनीज जो है वो अच्छे से काम करे। अच्छे से का मतलब वो उनके मन में जो है वो करे, लेकिन उसके बदले में गवर्नमेंट होती है कि वो अगले इलेक्शन में दोबारा जीते, इसलिए उन्हें चाहिए तो पैसा। तो म्यूचुअलिज्म में काम करती है, जिसमें गवर्नमेंट कंपनीज को सपोर्ट करती है, कंपनीज गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। और इन सारी लाइनों से ये होगा, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है या फिर जितना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, उन सबका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो कम हो जाएगा। जहाँ दुनिया सोलर, विंड और टाइडल और ना जाने कितनी एनर्जी की बात कर रही है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि हम नई चीजों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम पुरानी चीजों को छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। अब जब पॉल्यूशन होगा तो गोवा कुछ कैसा दिखेगा? अब हमें एक एग्जांपल लेते हैं। आपको याद होगा उत्तराखंड एक जब नया राज्य बना था, तो उत्तराखंड ने धीरे धीरे करके अपने आप को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी में बढ़ाने के लिए, उन्होंने धीरे धीरे कई सारी कंपनीज को फ्री ऑफ टैक्स, फ्री ऑफ कॉस्ट परमिशन दे दी। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए या फिर बूस्टअप करने के लिए होटल इंडस्ट्रीज और टूरिज्म इंडस्ट्रीज को परमिशन दी। और एक पहाड़ के ऊपर इतने होटल थे, इतनी इंडस्ट्रीज काम कर रहे थे कि आप सोच भी नहीं सकते। और जिसका रिजल्ट आपको क्या देखने को मिला ये आप अच्छी तरह जानते हो। उत्तराखंड में बहुत ही भयंकर तबाही आई थी। ये कैंपटी फॉल है, जो कि पहले कुछ ऐसा दिखता था और आज कुछ ऐसा दिखता है। अब गोवा का एक फेमस वाटरफॉल है दूधसागर वाटरफॉल। ये कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन फ्यूचर में कैसा दिखेगा ये हम सिर्फ एक असम्पशन लगा सकते हो, और अब आप सोच सकते हो कि कैसा होने वाला है। गोवा का जो एनवायरनमेंट है या इकोसिस्टम कहते हैं वो वेस्टर्न घाट्स में गिना जाता है। वेस्टर्न घाट्स 150 मिलियन ईयर ओल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, मतलब ये हिमालय से भी बहुत पुराना हॉटस्पॉट है। इसके अंदर न जाने कितने एंडेमिक और रेयर स्पीशीज रहते हैं, और ये इकोसिस्टम के लिए कितना बेनिफिशियल है। लेकिन जब ये सब हो रहा था, प्लानिंग चल रही थी, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी, डिसीजन दे रही थी, तब ये सब लोग कहाँ थे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज की डेट में? एक्चुअली में इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। अथॉरिटीज़, लोकल कम्युनिटीज़, पंचायत या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन ली ही नहीं गई, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। इसलिए गवर्नमेंट ने ये सारा डिसीजन खुद ही ले लिया। उन्होंने ना पंचायत से पूछा, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछा, ना लोकल कम्युनिटीज़ से पूछा, और ना ही लोकल अथॉरिटीज़ से पूछा। चलिए हम कहते हैं ये ऐसा प्रोजेक्ट बना भी रहे हैं। अब जब ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होने के बाद, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन लार्ज स्केल पे होता है, तो रिस्पॉन्स में रिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन भी किया जाता है। अब गोवा का लैंड आप जानते हो एक बहुत ही छोटा सा स्टेट है गोवा। अब इसके पास जब ज़मीन ही नहीं है तो ये पेड़ उगाएगा कहाँ से? तो फिर गोवा ने ये कहा है, गोवा गवर्नमेंट ने, कि हम रिफॉरेस्टेशन कर्नाटका में करेंगे। वाह,
मतलब गोवा पेड़ काटेगा और कर्नाटका पेड़ उगाएगा, मतलब गोवा ने जो किया उसकी भरपाई कर्नाटका करेगा। वाह। का ये भी दावा है कि 2050 तक गोवा का टेम्परेचर 2 डिग्री तक बढ़ सकता। तो उससे क्या होता है एक्चुअली में? उससे ये होगा कि जो बंगाल, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा में जो आपको देखने को मिलता है वो अब आपको गोवा में भी देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि गोवा के अंदर क्या क्या हो सकता है आने वाले कई सालों में अगर ऐसे पेड़ काटे जाने लगे सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमिक बूस्टअप के लिए, मुझे नहीं लगता आपको उत्तराखंड से भी बेस्ट एग्जाम्पल कोई मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड ने भी सिर्फ यही झेला सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी बूस्टअप की वजह से। तो फैसला आपको करना है, आप गोवा को कैसे एंजॉय करना चाहते हो, बियर पीते हो बीच के किनारे या फिर उधर के एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम का भी मजा लेते हुए। गोवा जो सबसे ज्यादा कमाता है वो अपने टूरिज्म की वजह से कमाता है, और जो टूरिज्म है उसका वो जितने भी है वो सारे इन्वायरमेंटल गिफ्ट्स हैं, चाहे वो बीच हो, चाहे उधर के जंगल हो, या ही उधर के वाटरफॉल्स हो, या उनकी रिवर्स हो। क्योंकि अगर आज हम नहीं बोले या फिर आज इस सब चीज़ों को नहीं रोका गया तो मुझे नहीं लगता गोवा दारू और ड्रग्स के अलावा किसी चीज़ के लिए बचेगा। आप मेरी बात से सेटिस्फाइड हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट कर देना, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपसे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। बाय बाय।